मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन में अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने, आर्थिक विकास दर में सुधार के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में 3,20,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है और पूरी कोशिश है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है उसको और मजबूत किया जाए और उसमें आर्थिक विकास की जो गति है उसमें और सुधार किया जाए, उसे आगे बढ़ाया जाए। मौजूदा परिस्थिति में अर्थव्यवस्था के सामने क्या चुनौतियां हैं, इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं डॉक्टर अरविंद विरमानी, जो नीति आयोग के सदस्य हैं और अर्थशास्त्री भी हैं। एनडीटीवी में आपका स्वागत है। पहला सवाल है कि अभी अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है, 100 दिन हो चुके हैं, बहुत सारे फैसले किए गए हैं। अभी भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है और क्या बड़ी चुनौतियां आपको दिखाई देती हैं आने वाले महीनों में? तो अगर हम 6 महीने पहले जाएं इस साल के शुरुआत में, तो मैंने कहा था कि इस साल का ग्रोथ रेट होगा तकरीबन 7%। और उस प्लस माइनस ऊपर नीचे, वो ऊपर नीचे की बात अब डिस्कस करेंगे। और जब भी आप आए हो, आप मेरा ख्याल है 3 महीने पहले आए थे, तो मैंने रीइटरेट किया था। तो पहली चीज़ है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि वही होगा 7% प्रतिशत, प्लस माइनस 0.5। और क्यों प्लस माइनस 5 रखते हैं? अब देखिए, इंटरनेशनल सिचुएशन में दो चीजें चेंज हुई हैं। एक तो इंटरेस्ट रेट रिडक्शन जो एक्सपेक्ट कर रहे थे हम, वो शुरू हो गई है, तो इट इज क्लियर, अब स्पेकुलेशन की बात नहीं है। ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स नीचे गिरेंगे और उससे बाय एंड लार्ज इंडियन इकोनॉमी पे आप समझ सकते हैं पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव नहीं होगा। थोड़ा भी हो, कम हो, ज्यादा, वो डिटेल इतनी में जाने की जरूरत नहीं है, और उसका बेसिकली पॉजिटिव इफेक्ट होगा। और दूसरी चीज है जो थोड़ा वीकनेस इन ग्लोबल डिमांड और दिस एक्सेस सप्लाई इशू, वो भी हमने शायद पिछली बार ही डिस्कस की थी, उसका थोड़ा प्रेशर पड़ता है। उसका दो इफेक्ट होते हैं। एक तो जिसको कहते हैं हमारी नेट इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स, वो कम हो जाएंगी, तो थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट होता है। और पॉजिटिव साइड पे खास करके कमोडिटीज पर, खास करके ऑयल प्राइसेस गिरेंगी, तो उसका हमें बहुत पॉजिटिव इफेक्ट होता है। आपने देखा होगा, कल मैंने देखा था ब्रेंट क्रूड $71 बैरल पे चला गया था। तो अगेन इसको हम दोनों को जुड़ाएं तो नेट इफेक्ट जो मैंने पिछले कई सालों से देख रहा हूँ, इसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है। तो इस करके मैं कॉन्फिडेंट हूँ फ्रॉम द एक्सटर्नल साइड कि जो मेरा फोरकास्ट है 7% प्लस माइनस 0.5, वो दृढ़ रह रहा है। कई लोग, आपने बताया पहले कि कोई ऊपर कर रहा है, कोई नीचे कर रहा है, वो करते रहते हैं, पर मैं ऐसे नहीं करता। मैं अपना जो फोरकास्ट होता है पूरे साल का देता हूँ, और मैं हर बार एडजस्ट नहीं करता, क्योंकि कभी कुछ ऊपर की बात आज नीचे आ जाती है। चलो, तो एक तो ये हो गई। और दूसरा है, आपने जो पूछा कि जो गवर्नमेंट ने एक्शन लिए हैं और आगे क्या होगा। अगेन पहले मैं थोड़ा सा सिचुएशन पे, फिर ये जो डायरेक्ट क्वेश्चन पे मैं आता हूँ। तो आप हम डोमेस्टिक में देखें तो कई लोग कहते हैं ये जो डाइवर्जन नहीं कहते, आई थिंक दैट इज रॉन्ग। जो डोमेस्टिक सेवर्स में इक्विटी मार्केट में इंटरेस्ट है, मेरे ख्याल से ये बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि इससे मुझे लगता है कि थोड़ा सा उनका रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी बढ़ी है और इंटरेस्ट भी बढ़ा है। हमारी पुरानी कंप्लेंट थी कि हम बहुत रिस्क अवर्स लोग हैं, एंटरप्रेन्योरशिप। सो वी आर सीइंग कि एंटरप्रेन्योरशिप भी बढ़ रही है, तो उसी के साथ स्टार्टअप्स, द एटीट्यूड, और उससे एनिमल स्पिरिट्स। तो पहले हम कहते थे जो लार्ज स्केल प्रोजेक्ट है वो रिफ्लेक्ट करते थे एनिमल स्पिरिट्स। ओके, तो अब मेरे हिसाब से, दिस इज माय जजमेंट एज एन इकोनॉमिस्ट, कि अब एनिमल स्पिरिट्स इन चीजों में ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रही हैं। तो दिस इज अ चेंज इन अप्रोच विच आई थिंक इज वेरी गुड फॉर द फ्यूचर। ओके, तीसरी चीज मैं कहूंगा, जो डायरेक्ट जो प्रोग्राम्स पहले 100 दिन में आपने बोला जो किए गए हैं, और लुकिंग फॉरवर्ड अ बिट, 2-3 थिंग्स मैं कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो हमारे को रिलेट करती हैं। तो और चीज़ें अगर आपने फॉलो अप करना हो तो कर लेंगे। तो एक तो है जो दो कनेक्टेड चीज़ें हैं। एक तो जो कॉरिडोर की अनाउंसमेंट हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो FDI, मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट, आत्मनिर्भरता के साथ कनेक्टेड हैं। तो ये दो चीज़ें कनेक्टेड हैं।
तो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर है, वी नीड हाई क्वालिटी। दो चीज़ें होती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, अगर कोई कंपनी खाली इंफ्रास्ट्रक्चर और कई चीज़ें होती हैं उसमें डिस्कस कर सकते हैं, पर कोई कंपनी जो फ्रंटियर की कंपनी है, एप्पल है, जो अपनी सप्लाई चेन सेट करेगी, उसको दो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। एक तो है इंटरनल क्वालिटी, जो इंडस्ट्रियल एस्टेट है वो हाईएस्ट क्वालिटी होनी चाहिए। ये नहीं है सड़कों में खड्डे हैं और ये उस टाइप की चीज़ पे हाई क्वालिटी एप्पल टाइप ऑफ वॉचेस या एप्पल फ़ोन या और भी कंपनीज, एप्पल आई है इसलिए मेंशन कर रहा हूँ, उनको बिल्कुल परफेक्ट आके चाहिए होता है ताकि वो फोकस करें अपने प्रोडक्ट पे। ओके। और दूसरा होता है कनेक्टिविटी। तो कई जो हेवी भारी चीज़ें बनाते हैं उनको रेल हेड चाहिए होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स होती हैं उनको एयरपोर्ट चाहिए होता है। तो ये जो कॉरिडोर के हैं और सब जगह, इट इज़ नॉट के एक स्टेट में या दो स्टेट में, ऑल ओवर कई सारे कॉरिडोर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इससे कनेक्टेड है जो इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, एंकर इन्वेस्टर्स जिसको कहते हैं। एंकर का मतलब है वो एप्पल आई है, वो एंकर है, उसके साथ वो ग्रेजुअली अपनी सप्लाई चेन ले आएंगे अगर आप कंडीशंस क्रिएट करेंगे। तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। इट्स नॉट जस्ट द फाइनल एप्पल, जो उसके साथ सारी टेल समझ लीजिए, क्या समझ लीजिए। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में जो प्रधानमंत्री ने जो लास्ट मीटिंग हुई थी, पब्लिक मीटिंग है, आया भी था, शायद हमने डिस्कस भी किया था, हमें उन्होंने आदेश दिया था कि आप कोई इंडेक्स बनाइए। जो कंपनी होती है ना, उनकी चेकलिस्ट होती हैं। ओके। वो कोई भी कंपनी में कल परसों वो टाटा का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो एप्पल को सप्लाई करके, मैं वो देख के आया हूँ। तो और भी ओला का जो फ्यूचर फैक्ट्री है, तो ये सब लोग ऐसे नहीं जाके बैठ जाते, वो उनकी चेकलिस्ट होती है। वो कहते हैं ये क्या, फॉर एग्जांपल अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर। अब वहाँ जाओगे कोई लेबर ही नहीं मिलती तो क्या करोगे? सो चेकलिस्ट। तो हमें प्रधानमंत्री ने आदेश दिया है कि आप कोई इंडेक्स या ऐसी चेकलिस्ट बनाओ जो जिसको हम सब स्टेट्स रैंक करेंगे और उसको इस्तेमाल करके स्टेट्स अपने आप देख सकती हैं कि हाँ ठीक है, ये हमारी 4 कमियां हैं। तो एवरी स्टेट विल देन बी एबल टू सी कि क्या कमियां हैं, उसको किसको इंप्रूव करें ताकि सब जगह ये एफडीआई जाए। पॉइंट आप समझे? समरी ये एफडीआई के कॉन्टेक्स्ट में है। ये है इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, एंकर इन्वेस्टमेंट, सब जो कंडीशंस होती हैं वो सब सेम होती हैं। स्टेट्स का इंडेक्स। हाँ, स्टेट्स का इंडेक्स। ओके। तो मतलब पहले डिफाइन करना पड़ेगा ना कि किस बेसिस पे लोग आएंगे। रैंकिंग कैसे होगी? कोई भी हो सकता है। जब टाटा है वो एफडीआई थोड़ी है, वो तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है ना। जो ओला है वो भी डोमेस्टिक है, बट ये सारे कनेक्टेड हैं। तो ये नहीं है कि एक को दूसरे को, अगर आपको सप्लाई चेन चाहिए तो सब लाने पड़ेंगे ना। जो एंकर इन्वेस्टर में भी एफडीआई, वो बाकी की जो टेल है वो डोमेस्टिक भी हो सकती है, फॉरेन भी हो सकती है, डिपेंड्स। ओके। वो आप डिफाइन नहीं कर सकते, वो डिफाइन करेंगे। तो मतलब है ये सारा कनेक्टेड है। ओके। सो एक तो क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा ये सारी सप्लाई चेन को कैसे इंकरेज करें लोगों को। अगर समझ लो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कि कोई समझ लो ABC स्टेट्स हैं जो थोड़ी बैकवर्ड कंसिडर की जाती हैं, लोग वहाँ देखते ही नहीं है, सब XYZ को देख रहे हैं। अगेन आई डोंट वांट टू नेम स्पेसिफिक स्टेट्स क्योंकि कंट्रोवर्शियल हो जाता है अननेसेसरली। तो जो ABC स्टेट्स जो लोग कंसिडर बैकवर्ड, अगर वो अपना चेकलिस्ट बनाएं, उसमें देखें ठीक है ये हमारी कमी, तो वो अपने आप इंप्रूव कर सकेंगे और इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सकेंगे। बॉटम लाइन, प्रधानमंत्री का क्लियर इंटेंट है कि ये सब जगह सब लोगों को बेनिफिट करनी चाहिए। ये नहीं है कि 4 स्टेट या 6 स्टेट या खाली 8 में जाए। हमारी 28 स्टेट्स हैं, तो उनको पता लग जाएगा कि अगर वो अट्रैक्ट करना चाहते हैं मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट खास करके, तो हमें ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो आई एम वेरी होपफुल कि जब ये होगा, जब उनको पता लगेगा, देयर बी मेनी मोर न्यू स्टेट्स बिसाइड द 4 or 5 जो who are attracting manufacturing। तो ये दिस विल ड्राइव ग्रोथ। ठीक है। और एक सवाल था कि इसी से जुड़ा हुआ कि बजट में भी इस पर बहुत ज़्यादा फोकस है, वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन पे, और इन सब के पीछे एक लार्जर ऑब्जेक्टिव, जब आप कोशिश करते हैं निवेश ज़्यादा आए, एफडीआई ज़्यादा आए, तो रोज़गार के अवसर भी बढ़ें। और जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, उसमें ये कहा गया कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है पिछले 7 साल में करीब आधा रह गया है, 6% से 3.2%, और 2022-2023 दोनों में 3.2% रहा। इट इज स्टेबल। तो मैं ये सवाल मेरे मन में ये था कि जब आर्थिक विकास दर
अच्छी रही है, भारत दुनिया में सबसे तेज़ी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ है पिछले कई क्वार्टर से, तो फिर उस अनुपात में अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्यों स्टेबल है 3.2% पे? तो 3.2% पहले तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें, फिर हम वर्कर पॉपुलेशन रेशियो LFPR, दे आर स्लाइटली डिफरेंट एस्पेक्ट्स। जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो टेम्पररी शॉक से बहुत अफेक्ट होता है, और हमें पता है कि एक वेव, दो वेव कोविड की आई थी, फिर वॉर्स हुई हैं, यूक्रेन वॉर एटसेट्रा, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। पहले तो ये है, इन द शॉर्ट टर्म देयर आर ऑलवेज फ्लक्चुएशन। तो द वे आई रीड इट इज, जो हायर लेवल थोड़ी देर पैंडेमिक के कारण हुआ था वो अब स्टेबल हो गया है, सो दैट शॉक इज ओवर, दैट इज हाउ आई रीड ये अनएम्प्लॉयमेंट। जो मैं फ्यूचर को देखता हूँ, जो मेरा 7% इस साल का फोरकास्ट है एवरेज फॉर द होल डेकेड, उसके साथ वो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो एडिशनल एक साल का डेटा आया है वो मैंने अब एंटर किया है, तो दैट इज री एनफोर्सिंग द ट्रेंड जो मैंने आपको पिछली बार ही बताया था। मैं कह रहा था कि आप देखिए ट्रेंड फ्रॉम 2017-18 जो LFPR का डेटा, हम किसी और डेटा को नहीं लाना चाहते क्योंकि कंपेरेबिलिटी का बहुत कंट्रोवर्शियल होता है। तो अगर खाली LFPR को देखें तो वो ट्रेंड 22-23 से क्लियर अप ट्रेंड था। अब एक और साल आ गया एंड इट्स इवन क्लियरर। आपको मैं किसी वक्त दिखाऊंगा जो ग्राफ है, तो इसका मतलब है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो फॉर द लास्ट 7 years इज ऑन अ अप ट्रेंड। व्हाट इज द कंक्लूजन वी ड्रॉ? कि जो growth of jobs is faster than the growth of population, and we can hope and expect that this will continue in the next for the rest of the decade. So for a long term growth perspective, this is a positive feature which can and must be maintained and will be, in my view, I mean from a policy perspective. So that is the importance. More important in so two things. Unemployment rate coming down just means the effect of COVID, etc., negative effects are over. Yeah. The worker population ratio shows that we have a sound 6-7 years of job growth, and we can expect that this will continue. Of course, we have to make sure and do whatever on skilling, education वगैरह हमने पहले भी डिस्कस किया, फिर कभी कर सकते हैं। जी। So एक सवाल था कि EPFO के जो नेट मेंबर्स एडिशन है जो हुआ है जुलाई महीने में, वो हाईएस्ट एवर है 19,94,000। मतलब सिर्फ एक महीने में 19,94,000 नेट एडिशन हुआ है EPFO के मेंबर्स लिस्ट में। आपको लगता है कि एक कोशिश रही है इकोनॉमी को ऑर्गेनाइज्ड करने की, ज़्यादातर सेगमेंट्स को ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ ले जाने की, उसका रिफ्लेक्शन है ये? तो अगेन जो मेरा पर्सपेक्टिव है मैं देता हूँ, मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ एनुअल डेटा पे। क्योंकि मेरा माय ऑब्जेक्टिव इज टू सी व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट 3 years, 5 years। तो मंथली डेटा में बहुत वेरिएशन होती है, बहुत वो छोटे छोटे शॉक से ना, कोई यहाँ पे कुछ हुआ उससे ऊपर नीचे होता है। तो मैं एनुअल डेटा को देखता हूँ, एंड अगेन जो 4-5 साल का EPFO डेटा है वो शो करता है कि फॉर्मलाइजेशन ग्रेजुअली बढ़ रही है। किस साल ज़्यादा हो जाती है, किस साल कम हो जाती है। तो फॉर मी, जो मेरे दृष्टि से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो ट्रेंड है। तो ट्रेंड मेरे को, जो EPFO डेटा मैंने अभी पूरी तरह से एनालाइज नहीं किया है, पर जो देखा है वो कहता है फॉर्मलाइजेशन हो रही है और रीजनेबल स्पीड से हो रही है, विच इज़ अ पॉजिटिव। Everybody agrees. I don't have to explain why. Formal sector expand करेगा, more steady jobs will happen. Again, I can tell you that sorry, मैं एक वो पिछले में भूल गया, आपने भी मेंशन किया था शायद, कि ये जो जॉब ग्रोथ हो रही है उसमें लार्ज प्रोपोर्शन इज विमेन। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई एम सॉरी आई मिस्ड इट इन द लास्ट क्वेश्चन। इट इज अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट फैक्ट। आई विल टेल यू, आई विजिट अ फैक्ट्री, मैंने कल मैं देख के आया हूँ, 85% ऑफ द वर्कर्स ऑन द शॉप फ्लोर वर गर्ल्स। दिस इज अ बिग न्यू डेवलपमेंट इन माई व्यू। इट्स अ बिग थिंग हैपनिंग। Okay? Yes. So why is that? It is no favor. Girls are more
conscientious, they are more motivated, they are more focused on their job. क्योंकि you have to be alert for whatever. अगर 4 hours 8 hour किसी में 4 hour बीच में ब्रेक है, 4 घंटे आपको फोकस करना है. ये नहीं है कि कभी उधर सोच रहे हो कभी उधर सोच रहे हो, गड़बड़ हो जाएगी. Okay, so women are very good on the shop floor. I'm very happy about it. So we are seeing not just this but women and rural women. Remember, ये जो फैक्ट्री बनी जो मैं देख के आया हूँ, इन इट्स अ रूरल एरिया. फैक्ट्री बीच में लगाई है, ऑल अराउंड रूरल. उनका कैचमेंट एरिया इज ऑल रूरल. लोग कहते हैं कि रूरल वुमेन की एम्प्लॉयमेंट कैसे हो रही है, ऐसे हो रही है क्योंकि फैक्ट्री लगी हुई है रूरल एरिया में ना. इंडस्ट्रियल एस्टेट आप सिटी के अंदर थोड़ी बनाते हो, वहां तो लैंड ही नहीं है. हाँ, सही बात है. तो जो इंडस्ट्रियल एस्टेट वो रूरल एरिया में ही है. तो वो लोग एम्प्लॉय, दे हैव सेट अप अ सिस्टम फॉर गेटिंग यंग गर्ल्स विमेन, 10-12 का उसको ट्रेन करके और ट्रांसपोर्ट देते हैं या अकोमोडेशन या कॉम्बिनेशन जो भी वहाँ पे सूटेबल आता है. So this is a very important development in my view. Yeah. One last question on tourism. Today is World Tourism Day. और जो भारत को विकसित भारत बनाने का जो लक्ष्य है, उसमें जो नए कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, उसमें टूरिज्म भी एक फोकस एरिया है. टूरिज्म के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे इंडियन स्टेट्स हैं वहाँ पे टूरिज्म सेंटर्ड इकोनॉमी है. आप उत्तराखंड ले लें, जम्मू कश्मीर ले लें, हिमाचल प्रदेश, एक बहुत बड़ा तबका जो रेवेन्यू जनरेशन का जो है वो टूरिज्म से आता है. इस कॉन्टेक्स्ट में आगे क्या रोड मैप है सरकार का टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट करने के लिए और क्या पोटेंशियल्स हैं भारत में? तो आपको पता ही है कि प्रधानमंत्री जी तो कितने सालों से बोल रहे हैं टूरिज्म. आई थिंक उन्होंने 3 T's या कुछ ऐसे किया था. मेरी मेमोरी इतनी तेज नहीं है. तो टूरिज्म क्लियरली गवर्नमेंट ने हर वक्त सोचा है. इसमें एक एस्पेक्ट, 2 एस्पेक्ट हैं. एक तो है जनरली ना हम सर्विसेज को हमने ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी है फॉर्मली. मैं कह रहा हूँ किसी ने बात की है, किसी ने एक पिकअप किया है, पर हम जनरली एटीट्यूड है एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरोक्रेसी में, किसी के पर्टिकुलरली नहीं बात कर रहा, मैं 50 साल 75 साल की बात कर रहा हूँ कि सर्विसेज हम सोचते नहीं थे कि ये कोई सॉलिड चीज है. जब तक आईटी सर्विसेज बना और एक्सप्लोर किया, उससे थोड़ा सा एटीट्यूड बदला है, पर हम वी स्टिल थिंक कि ये बाकी सर्विसेज कुछ ऐसा ही है. अगेन नो ऑफेंस टू एनीबॉडी. तो आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन यस्टरडे और फ्यू डेज बैक वी हैव हमने यहाँ नीति में एक सर्विसेज वर्टिकल बनाया है. सो इट्स अ कंसेप्चुअल चेंज यू सी. और उसी सर्विस वर्टिकल में टूरिज्म भी आएगा. ओके, सो सर्विसेज टूरिज्म, एक तो ये एस्पेक्ट है कि इस पे ज्यादा अटेंशन, इसकी इम्पोर्टेंस रिकॉग्नाइज की है. एज आई सेड, प्रधानमंत्री जी तो कितनी देर से कह रहे हैं कितना इम्पोर्टेंट है, बट वी आर ट्राइंग टू सी व्हाट वी कैन डू. दूसरी चीज ये आपको अगेन वी मस्ट रिमेंबर दैट ऑल द सर्विस एक्शन एक्चुअली टेक्स प्लेस ऑन द स्टेट्स. फॉर्मली देयर इज नो रोल फॉर the union government in the constitution division. किसी ने ये नहीं बोला कि ये सर्विसेज इसके हाथ हैं और ये. तो जनरली इट इज कंसिडर्ड स्टेट. और टूरिज्म खास करके आपको ग्राउंड लेवल पे वो बनाना पड़ेगा. तो 2 चीजें हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग के लिए वैसे टूरिज्म के लिए बना सकता है और बनाएगा और बना रहा है. तो जैसे आई थिंक बिहार में और यूपी में जो कनेक्टिविटी कॉरिडोर्स, हाँ, जो कनेक्टिविटी, रोड ट्रांसपोर्ट, हाँ, रोड हाईवेज टू कनेक्ट इंपॉर्टेंट कल्चरल साइट्स. यस, कल्चरल साइट्स को दिया है तो वो कर सकता है. पर दूसरी तरफ जो स्टेट्स हैं उनको करना पड़ेगा ना. दे मस्ट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर. आपको याद होगा मैंने कहा था एक तो कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और एक लोकल तो लोकल तो स्टेट्स ही करना चाहती है ना, करना पड़ेगा ना. तो ऑल द यहाँ पे सेंटर से या नीति से हम कुछ आइडियाज क्रिएट कर सकते हैं, कोई क्रॉस लर्निंग कर सकते हैं कि ओके कौन सी एडवांस स्टेट है, केरला ने अच्छा टूरिज्म किया है, उन्होंने क्या किया था, आप ये करिए. वी कैन ओनली शेयरिंग ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस, शेयरिंग ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस, गिविंग देम some incentive or they will benefit. It is just a matter of recognizing कि इसकी importance क्या है, इससे कितने jobs create हो सकते हैं.
हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नीति आयोग से मेरे कैमरा सहयोगी कमलकांत के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।